दोस्तों नमस्कार सभी को प्रणाम एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम अपने चैनल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट से रिलेटेड जो जितने भी एग्ज़ाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ देते हैं, जब वहाँ सर्विस लेने के लिए ऑफिसर कैडर्स की या एलडीसी यूटीसी सब सर्विसेज जितने भी हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो सारे के सारे हमारे चैनल के ऊपर डिस्कस करते हैं। उसी कड़ी में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेडिकल अटेंडेंस रूल 1944। तो दोस्तों बेसिकली क्या है कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत वास्ट है और काफ़ी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको मिलते हैं। बड़ा टॉपिक होने की वजह से इससे आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल ही जाते हैं। तो इसलिए एक बार हम डिस्कस करते हैं इसको, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा पढ़ना, और कोई डाउट भी आता है तो फिर वो भी हम वीडियोस के ज़रिए या कमेंट्स आप करिए हमें, और वीडियोस के ज़रिए हम उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये होता क्या है, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स जो हैं वो बेसिकली हैं क्या। तो अगर हम बात करें तो दो तरह के रूल्स जो हैं वो भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए दो तरह के रूल इन पे अप्लाई होते हैं। जितने भी कर्मचारी हैं भारत सरकार के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सबसे पहला रूल जो बड़ा अप्लाई होता है उसे सीजीएचएस बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। और दूसरा रूल जो है वो मेडिकल अटेंडेंस रूल होता है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेडिकल अटेंडेंस रूल के बारे में डिस्कस करें। तो क्या होता है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो भारत सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उनकी फैमिली की हेल्थ से रिलेटेड कि वो अपना इलाज करवा सकें, कोई बीमार हो जाए उसका फैमिली मेम्बर तो वो चेकअप करवा सके, कंसल्ट कर सकें, बीमारी का इलाज करवा सकें, इसके लिए भारत सरकार ने मेडिकल अटेंडेंस नाम की एक सुविधा दे रखी है। मेडिकल अटेंडेंस बेसिकली एक डॉक्टर ही होता है जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है वो अपॉइंट करता है कि कौन जो होगा वो मेडिकल अटेंडेंट होगा जिसकी सेवाएं उस एरिया में रहने वाले कर्मचारी जो हैं वो ले सकते हैं। तो बेसिकली होता कौन है, किसको अपॉइंट किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो अगर जैसे हम बात करें कि भारत सरकार की जो सेवाएं हैं उनमें बेसिकली अगर बात करें तो पहले क्लासेस हुआ करती थी, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 2 के अलावा जितने भी ऑफिसर्स हैं, या ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ऐसे भी सर्विसेज हैं। तो बेसिकली क्या है कि किसको जैसे ऑफिसर की क्लास की को देखते हुए ही उसका मेडिकल अटेंडेंट जो डॉक्टर है वो रहता है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें कि कौन रहेगा, तो सबसे पहला जो है ऑथराइज्ड, हु विल बी योर मेडिकल अटेंडेंट। तो अगर आप क्लास 1 ऑफिसर हैं और पे जो है ये पुरानी पे दी हुई है, तो हम बात करेंगे अगर आप क्लास 1 ऑफिसर हैं तो प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट का होगा, जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है, वो आपका मेडिकल अटेंडेंट होगा। और अगर आप क्लास 1 के नहीं हैं, क्लास 2 के हैं, तो आपका जो पे जो है वो फर्स्ट लेवल से कम है और थर्ड लेवल से ऊपर है, तो आपका जो असिस्टेंट सर्जन ग्रेड 1 मेडिकल ऑफिसर होगा, मेडिकल ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेशन का जहाँ पे आप पोस्टेड हैं, जहाँ जहाँ पे भी आप बीमार हुए हैं, तो उस जगह का जो असिस्टेंट ग्रेड मेडिकल ग्रेजुएट जो होगा, जिसको असिस्टेंट सर्जन ग्रेड 1 बोलते हैं, वो आपका मेडिकल अटेंडेंट होगा। वहाँ पे आप जाके अपने आप को दिखा सकते हैं। और अगर आप क्लास 2 के भी नहीं हैं, इसके अलावा जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो जो है असिस्टेंट सर्जन ग्रेड 2 जो मेडिकल शीट होता है,
या मेडिकल ऑफिसर कोई भी हो सकता है जिसको अपॉइंट किया गया है, उसको आप अपना कंसल्टेशन उसके साथ कर सकते हैं और मेडिकल का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखने की बात यह है कि कहाँ पे क्वेश्चंस क्या बन सकता है। तो अगर आप क्लास 1 हैं तो क्लास 1 के लिए आपका मेडिकल ऑफिसर जो होगा, उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर जो होगा उस डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पे आप बीमार हुए हैं, तो उस जगह का जो डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर होगा वो आपका मेडिकल अटेंडेंट होगा। दूसरा, अगर आप क्लास 1 से बिलोंग नहीं करते हैं, क्लास 2 के ऑफिसर हैं, तो आपका जो असिस्टेंट सर्जन मेडिकल जो ग्रेड 1 होगा, मेडिकल ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का या उस पर्टिकुलर स्टेशन का जिस पे आप अपॉइंटेड हैं, जहाँ भी आप बीमार हुए हैं, वो आपका मेडिकल अटेंडेंट होगा। और अगर आप क्लास 2 के भी नहीं हैं और क्लास 2 के बाद की कोई भी पोस्ट है, तो आपका असिस्टेंट सर्जन ग्रेड 2 जो होगा उस पर्टिकुलर स्टेशन का जहाँ पे आप बीमार हुए हैं, जहाँ जहाँ पे आपकी नौकरी है, जहाँ पे आपकी स्टेशन पे अपॉइंटमेंट हो रखी है, अगर आप किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं अपना प्लस आपके फैमिली मेम्बर्स का, तो वो आप अपने क्लास के हिसाब से, आपकी सर्विस क्लास के हिसाब से आप अपना मेडिकल अटेंडेंस चूज करेंगे। चूज मतलब जो आप उसके पास जाएंगे, ऑलरेडी ये अपॉइंटेड ही होते हैं इस क्राइटेरिया के हिसाब से। फिर है इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल अटेंडेंस के, अटेंडेंट के अलावा, जो डॉक्टर के अलावा, तो जितने भी मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी निगम वगैरह ने हॉस्पिटल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इन सब में जाके आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल्स, जितने भी सरकार के अंडर आते हैं, उन सब को, सब में आप अपना जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि मेडिकल अटेंडेंस मीन है क्या, बेसिकली है क्या। तो मेडिकल अटेंडेंस क्या है? मेडिकल अटेंडेंस का मतलब है कि अगर आप बीमार हुए हैं या आपका कोई भी फैमिली मेंबर बीमार हुआ है, अगर वो ठीक फील नहीं कर रहा है, तो अब आप किसके पास जाओगे? आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओगे, प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक पे चले जाओगे, या कोई और क्लिनिक है, क्लिनिक खोल रखा है, नर्सिंग होम है, इन जगह पे आप चले जाओगे और जितना भी एक्सपेंडिचर आपका होगा, जितना भी खर्चा होगा इलाज का, वो सरकार नहीं देगी। इसलिए मेडिकल अटेंडेंट्स के पास जाना जरूरी है, मेडिकल अटेंडेंट जो डॉक्टर होगा उसके पास जाना जरूरी है। तो यहाँ मैं ये लाइन पढ़ देता हूँ, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और फैमिली मेंबर टू whom these rule apply consult with the AMA at hospital or at his home regarding any illness। तो मतलब जो भी आपका मेडिकल अटेंडेंट जो डॉक्टर अपॉइंट कर रखा है, आप उसके हॉस्पिटल में जाके जहाँ पे वो अपॉइंटेड है, या फिर उसके घर पे अगर उसने कंसल्टेशन रूम बना रखा है, वहाँ भी उसके साथ आप अपनी बीमारी के इलाज के लिए उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इस पे, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो वो अपन आगे चल के देखेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, अगर अपन अभी तक जो भी डिस्कस किया है, इससे अगर अपन निचोड़ निकालें, तो मेडिकल अटेंडेंस क्या है? आपकी सेहत या आपकी जो भी बीमारी है उसके इलाज के लिए एक डॉक्टर अपॉइंट किया जाता है आपकी क्लास के हिसाब से, वो अपने क्लासेस के हिसाब से डिवाइडेशन कर ही लिया है, जहाँ पे आप अपना इलाज करवा सकते हो। प्लस आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में, रेलवे के हॉस्पिटल में, जो भी भारत सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो भी आते हैं, वहाँ पे आप जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। मेडिकल अटेंडेंस मतलब हाजिरी लगाना अपनी जाके, मतलब आप या आपका फैमिली मेंबर जिस पे भी ये रूल अप्लाई होते हैं, वो किसी भी अपने एएमए से जाके कंसल्ट कर सकता है। मेडिकल अटेंडेंट, एएमए मतलब मेडिकल अटेंडेंट से जाके कंसल्ट कर सकता है किसी भी इलनेस के लिए। वो चाहे तो वहाँ भी जा सकता है जहाँ पे उसका हॉस्पिटल है, जो भी आपका एएमए होगा, और जा फिर वो उसके घर पे भी जा सकता है अगर उसने कंसल्टेशन रूम अपने घर में बना रखा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टू whom these रूल्स डू नॉट अप्लाई,
इससे एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसलिए रट लो इस चीज को कि किस किस पे ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं। रेलवे कर्मचारियों के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि रेलवे की अपनी मेडिकल फैसिलिटीज है, तो एएमए से मेडिकल अटेंडेंस रूल से उनका कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर ऑन लीव और डेपुटेशन अब्रोड, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लीव पे है या फिर अब्रोड डेपुटेशन पे है, बाहर कहीं उसे डेपुटेशन पे भेज रखा है, उस पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। डिफेंस सर्विस पर्सनल पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि डिफेंस के भी अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, इसलिए उनका भी अपने से इस एएमए से कोई लेना देना नहीं है। फिर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं क्योंकि उनके लिए सुविधाएं अलग तरह से होती हैं। फिर नॉन ऑफिशियल सेंट्स ऑन डेपुटेशन अब्रोड, कोई भी नॉन ऑफिशियल्स हैं जो अब्रोड डेपुटेशन पे भेज रखा है जिनको, उन पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होते। फिर गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्न बाय सीजीएचएस रूल, जो दो तरह के रूल अपन ने शुरू में डिस्कस किए थे, एक तो सीजीएचएस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, और दूसरा मेडिकल अटेंडेंस रूल। तो जो भी सीजीएचएस के अंडर सुविधाएं ले रहे हैं उनके ऊपर भी ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जितने भी ऑफिसर्स हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उन पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होते क्योंकि वो अपने तरह के उनके रूल्स हैं, खुद के मेडिकल सुविधाएं होती हैं, अलग तरह की मेडिकल सुविधाएं होती हैं, अलग तरह के रूल्स होते हैं, ये वहाँ से फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों सबसे पहले रेलवे कर्मचारी, रेलवे एम्प्लॉय, उन पे रूल अप्लाई नहीं होते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट जो लीव पे हैं या डेपुटेशन पे हैं बाहर फॉरेन में कहीं। तीसरा है डिफेंस सर्विसेज पर्सनल जो होते हैं उन पे भी रूल अप्लाई नहीं होते। रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं उन पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं। नॉन ऑफिशियल सेंट्स ऑन डेपुटेशन अब्रॉड अब्रॉड, कोई भी नॉन ऑफिशियल पर्सन्स हैं जो अब्रॉड डेपुटेशन पे भेजा हुआ है जिनको, उन पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं। और गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्न बाय सीजीएचएस रूल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर जो काम करते हैं, मतलब जो फ़ायदा ले रहे हैं मेडिकल सुविधाओं का, उन पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं। और ऑल इंडिया सर्विसेज के जो पर्सन्स हैं उन पे भी रूल अप्लाई नहीं होते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन 99% बनना ही बनना है, इसलिए इसको अच्छे से आप रट्टा लगा लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिन पे ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं। दूसरा है किन पे अप्लाई होते हैं। तो किन पे अप्लाई होते हैं? रेलवे एम्प्लॉयज हु आर डेपुटेशन ऑन अदर डिपार्टमेंट, मान लो कोई रेलवे का कर्मचारी है, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे गया हुआ है जहाँ पे मेडिकल अटेंडेंस रूल्स की सुविधा है, वहाँ पे वो अपनी सुविधा लेगा। तो जो भी डेपुटेशन पे रेलवे एम्प्लॉय हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में गए हैं तो उन पे भी ये रूल अप्लाई होंगे। दूसरा है ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर ऑन लीव प्राइटरी टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से जस्ट पहले अपनी छुट्टियां व्यतीत कर रहे हैं, ईएल वगैरह उनके खाते में पड़ी हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो अब अपनी ईएल अवेल करेंगे, तो वो लीव प्राइटरी टू रिटायरमेंट पे हैं, तो वो भी अपनी मेडिकल सुविधा जो है वो मेडिकल अटेंडेंस रूल पे अप्लाई, उन पे अप्लाई होते हैं। रिटायरमेंट के बाद ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ऑफिसर्स ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटर्स रिजर्व्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिजर्व्स के जो ऑफिसर्स हैं उन पे ये रूल अप्लाई होंगे। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट पर्सनल, डिफेंस के कौन से पर्सन जो अकाउंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उन पे भी एमए के रूल ही अप्लाई होंगे। फिर सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, कोई ऐसा सिविलियन है जो डिफेंस सर्विसेज से जिनको पेमेंट हो रहा है उन पे भी एमए के रूल ही अप्लाई होंगे। नेक्स्ट है ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर ऑन टर्मिनल लीव, जो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो टर्मिनल लीव पे है। टर्मिनल लीव के लिए आप लीव का वीडियो देखिए एक बार, उसमें बता रखा है। तो अगर वो भी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है टर्मिनल लीव पे है उस पे भी ये रूल अप्लाई होंगे। कोई प्रोबेशनर है जिसको अभी सर्विस में 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, अब फ्रेश अपॉइंटी है, उसके बाद 2 साल के अंदर उसका प्रोबेशन पीरियड रहता है, और अगर वो प्रोबेशनर है या एक्सटेंड किया गया है तीसरे साल तक भी एक्सटेंड कर देते हैं, अगर उसकी सेवाएं जो हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं सरकार को, तो जो प्रोबेशनर होगा उस पर एमए के रूल अप्लाई होंगे। अप्रेंटिसेस हु आर इन
होल टाइम सर्विस, कोई ऐसे अप्रेंटिस हैं जो होल टाइम सर्विसेज पे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, उन पे भी यही रूल अप्लाई होंगे। पुलिस पर्सनल हैं, उन पे भी एमए के रूल अप्लाई होंगे। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑन डेपुटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, केंद्र सरकार के किसी ना किसी डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे आए हुए हैं, तो वो भी ये सेवाएं ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं किन पे अप्लाई होते हैं और किन पे नहीं होते हैं, तो ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। इन अप्लाई होते या नहीं होतों से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट है फैमिली मीन्स। तो फैमिली में कौन कौन, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे कोई रिश्तेदार, कोई चाचा मामा, कोई ऐसा नहीं। फैमिली की भी अलग से इसमें डेफिनेशन दे रखी कि फैमिली में कौन कौन हो सकता है जिस पे ये रूल अप्लाई होंगे। जो कौन कौन से ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो अपना रीइंबर्समेंट ले सकते हैं जो उन्होंने इलाज करवाया है। तो फैमिली मीन्स यहाँ पे हस्बैंड वाइफ इंक्लूडिंग मोर देन वन वाइफ एंड ऑल्सो जुडिशली सेपरेटेड वाइफ। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि फैमिली में वो क्या देंगे, आपको ऑप्शन देंगे चार, और उसमें एक ऐसा होगा जो फैमिली मेंबर नहीं होगा, तो ऐसा विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ फैमिली इन मेडिकल अटेंडेंस रूल। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। हस्बैंड वाइफ, अगर हस्बैंड है सर्विस में है तो वाइफ होगी, अगर वाइफ सर्विस में है तो हस्बैंड होगा। अगर दोनों सर्विस में हैं तो उन पे अलग तरह के रूल अप्लाई होते हैं मेडिकल अटेंडेंस ही हैं, पर वो आगे जाके डिस्कस भी हम करेंगे। हस्बैंड वाइफ इंक्लूडिंग मोर देन वन वाइफ, एक से ज़्यादा वाइफ भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। और अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है या डाइवोर्स हो गया है, जुडिशली सेपरेटेड वाइफ है, वो भी एमए के रूल के अंडर फैमिली टर्म में इंक्लूडेड है। देन पेरेंट्स एंड स्टेप मदर, पेरेंट्स हो सकते हैं और स्टेप मदर हो सकती है। स्टेप फादर इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। स्टेप मदर इंक्लूडेड रहेगी, पेरेंट्स इंक्लूडेड रहेंगे। इन केस ऑफ अडॉप्शन ओनली द अडॉप्टिव एंड नॉट द रियल पेरेंट, यहाँ पे एंड नॉट और लगा लेना, इसमें सिर्फ अडॉप्टिव पेरेंट ही जो होंगे वो मेडिकल अटेंडेंस रूल के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, रियल पेरेंट नहीं होंगे। इसमें नॉट नहीं लगा हुआ तो नॉट एक बार आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, मैं नोट लगा भी देता हूं यहाँ पे, एंड नॉट द रियल पेरेंट, रियल पेरेंट नहीं होंगे। ठीक है, आगे है इफ अडॉप्टिव फादर हैज मोर देन वन वाइफ द फर्स्ट वाइफ ओनली, अगर अडॉप्टिव फादर की भी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं, एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं, तो सिर्फ जो फर्स्ट वाइफ होगी जिससे पहले शादी हुई, उम्र के हिसाब से नहीं देखना है बड़ी कौन सी, जिससे पहले शादी हुई है वो फर्स्ट वाइफ होगी, तो वही इसमें इंक्लूडेड हो सकती हैं। अ फीमेल एम्प्लॉय हैज़ अ चॉइस टू ऐड हर पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ, ऑप्शन कैन बी चेंज्ड वंस इन अ एंटायर सर्विस। फीमेल एम्प्लॉय जो हैं उसके पास चॉइस रहेगा कि वो शादी के बाद अपने पेरेंट इन लॉ को इंक्लूड करना चाहती हैं, उनका रीइंबर्समेंट लेना चाहती हैं, या अपने पेरेंट का लेना चाहती हैं। ये इसमें चॉइस रहेगी उसके पास, और इस चॉइस को वो एक बार पूरी सर्विस में चेंज की कर सकती है, और इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज उसको अपनी चॉइस भर के देनी पड़ेगी कि मैं अपने पेरेंट इन लॉ को अगर लेना चाहती हूँ तो वो ले सकती हैं। अब यहाँ पे चॉइस का मतलब ये है कि ऑलरेडी उसके पेरेंट का तो बेनिफिट ले ही रहे हैं, तो उसको चॉइस में क्या भरना है, अब उसको ये भरना है कि मैं अब अपने पेरेंट इन लॉ को लेना चाहती हूँ। अगर उसने पेरेंट इन लॉ को नहीं दे लेना है तो उसको चॉइस में भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पेरेंट तो इंटाइटल्ड हैं। अगर पेरेंट इन लॉ को वो अपने इसमें लेना चाहती है फैमिली टर्म में, तो फिर उसको
चॉइस में भर के देना पड़ेगा। और ये कब करना पड़ेगा? इमीडिएटली आफ्टर हर मैरिज। तो चिल्ड्रन हो सकते हैं, चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्या है? अनमैरिड सन टिल गेट मैरिड और अटेन द एज ऑफ 25 और स्टार्ट अर्निंग। अनमैरिड सन कब तक? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, जब वो 25 साल की उम्र नहीं हो जाती, जब वो कमाना शुरू नहीं कर देता। जो भी पहले कर लेगा वो वहां तक उसकी इंटाइटलमेंट रहेगी, उसके बाद इंटाइटलमेंट नहीं रहेगी। मान लो 22 साल के बच्चे की शादी हो जाती है, लड़के की शादी हो जाती है, तो वहीं उसके सारे बेनिफिट जो फैमिली के बेनिफिट थे वो खत्म हो जाएंगे। डॉटर टिल स्टार्ट अर्निंग और गेट मैरिड विच एवर अर्लियर। डॉटर्स के लिए क्या रूल अप्लाई होता है? यहाँ पे 25 साल की उम्र का कोई रूल नहीं है। जब उनकी शादी हो जाएगी, जब वो कमाना शुरू कर देंगे, तब उनके जो फैमिली के जो रूल्स हैं, उन पे जो रिम्बर्स के रूल हैं वो खत्म हो जाएंगे। सन सफरिंग फ्रॉम परमानेंट डिसेबिलिटी, नो एज बार। कोई भी बच्चा है, बेटा है, अगर वो परमानेंट डिसेबल है किसी भी तरह से, डिसेबिलिटी कितनी होती है? 40% से ऊपर होनी चाहिए। किसी भी सर्जन से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो भी डिस्ट्रिक्ट का एसएमओ, जिसको सीनियर मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट देता है डिसेबिलिटी का। तो डिसेबिलिटी अगर उसकी 40% से ऊपर है तो वो उसे डिसेबल माना जाएगा, और उसके लिए कोई एज बार नहीं है, चाहे वो 50 साल का क्यों ना हो जाए। 50 साल का मतलब 40 साल कर सकते हैं, 35 साल कर सकते हैं, उसके बेनिफिट उसको मिलते रहेंगे। विडो डॉटर्स, सिस्टर एंड डिपेंडेंट डाइवोर्स डॉटर्स, नो एज लिमिट। मतलब कोई भी बेटी का तलाक हो गया है, अपने घर से आले से अलग रह रही हैं, पति से अलग रह रही हैं, सिस्टर्स के साथ भी ऐसा कुछ है, तो वो डिपेंडेंट होने चाहिए। डिपेंडेंसी कितनी है? कई वीडियोस में बता चुका हूँ। 9,000 रुपीज़ प्लस डीए, ये है लिमिट, जितनी मिनिमम पेंशन है। तो इतनी कम से कम क्राइटेरिया उसका क्या बनेगा? जब उसकी इनकम 9,000 क्रॉस कर जाती है, 9,000 और डीए को जोड़ के जब वो क्रॉस कर जाता है, तो उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो अगर वो डिपेंडेंट होनी चाहिए, कमाई नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। फिर है माइनर ब्रदर्स। माइनर ब्रदर जो होंगे, वो छोटे जो हैं, उनको वो अप्लाइड हैं। परमानेंट डिसेबल ब्रदर, नो एज लिमिट। कोई परमानेंट डिसेबल ब्रदर भी है सन के साथ साथ, तो उसकी भी कोई एज लिमिट नहीं है। डिपेंडेंसी मीन्स इनकम लेस देन 9,000 एंड डीए देयर ऑन। तो डिपेंडेंसी क्या होनी चाहिए? 9,000 प्लस डीए को, एंड डीए दोनों को मिला के अगर 9,000 क्रॉस कर जाती है किसी की भी फैमिली मेंबर, जितने भी अपन ने डिस्कस किए हैं, इनकी अगर वो डिपेंडेंसी लिमिट क्रॉस हो जाती है, 9,000 से ऊपर कमाना शुरू कर देते हैं, तब उनकी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। आप क्या करो, इसको अच्छे से समझने का एक ही तरीका है, आप वीडियो देखो, फिर कोई भी पब्लिशर की जो आपको ऑथेंटिक बुक लग रही है वो बुक उठाओ और उसको एक रिवीजन मार दो। और दोस्तों टेस्ट के लिए हमारा एक मोबाइल ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, तो आप उस लिंक पे जाके अपने मोबाइल में हमारा मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उस बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कुछ भी पेमेंट नहीं देना। सिंपली आप उस पर रजिस्टर करिए अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। एक वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा, उस कोड को डालते ही आपका ऐप जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपकी सेवाओं में, जितने भी आपके एग्ज़ाम में जिस तरह के भी कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे आपको उसके ऊपर मिल जाएंगे। अब आप उसको रेगुलर आप चेक करते रहिए, उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे कि कितने आप अभी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, कितने आपके क्वेश्चंस जो हैं अभी रिमेनिंग हैं। नए नए क्वेश्चंस पेपर्स जो हैं टेस्ट वो मैं डालता रहता हूँ रेगुलर,
तो आपका टेस्ट के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हमारा मोबाइल ऐप जो है वो आप डाउनलोड करिए। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसको आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करिए और लगातार टच में रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेके आपको इसी टॉपिक के ऊपर फिर मैं आऊँगा। इसमें इस कड़ी में आपको कम से कम भी हम 7 से 8 वीडियो तो बन ही जाएंगे। तो इसलिए इस पूरी वीडियो की जो प्लेलिस्ट होगी उसको आप देखते रहिए, और चैनल जो है हमारा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल का आइकन जो है उसका आप थोड़ा दबा दीजिए उसको भी, क्योंकि उससे क्या होता है कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूंगा साथ के साथ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, और उस नोटिफिकेशन के थ्रू आप नई वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच आपका पेशेंस के लिए, आपके मुझे सुनने के लिए, और आप तैयारी करते रहिए। सक्सेस जो है वो श्योर आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।